सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अरस्तु के दास्ता संबंधी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। यूनानी समाज का आधार दास प्रथा रही है, ये सब आप जानते हो। दास प्रथा की उपस्थिति यूनानी नगर राज्यों की एक प्रमुख विशेषता और आवश्यकता थी। व्यक्तिगत आधार पर भी यूनानी लोग अनेक दासों के स्वामी होते थे। इन दासों की सहायता से वे अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र आदि को जुटाने का प्रयत्न करते थे एवं अवकाश के क्षण निकालकर अपने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। दास प्रथा तात्कालिक यूनानी जीवन का एक सत्य बन गई थी। अनेक विद्वानों ने तो यूनानी राजनीतिक जीवन, सभ्यता एवं संस्कृति आदि को दास प्रथा पर ही आधारित माना था। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में दासता संबंधी विचार व्यक्त किए थे। जहाँ प्लेटो दास प्रथा के प्रति मौन रहता है, वहीं अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करता है। अरस्तु ने दासता का अर्थ क्या बताया है वो अपन देखते हैं। अरस्तु ने दास प्रथा की तीन विशेषताएं, तीन परिभाषाएं बताता है। जो व्यक्ति मस्तिष्क से शून्य है वह दास है। जो स्वयं का नहीं है, दूसरों का है, वह दास है। और दास परिवार की सजीव संपत्ति होती है। ये तीन परिभाषाएं अरस्तु ने दास की बताई हैं। अरस्तु ने दासता का औचित्य स्थापित करने के लिए निम्न तर्क दिए हैं, जिनका अपन एक एक अध्ययन करेंगे। पहला, अरस्तु ने दासता को प्राकृतिक बताया। अरस्तु के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो भागों में बांटा है। कुछ व्यक्ति हष्ट-पुष्ट होते हैं, दूसरे व्यक्ति दुबले पतले होते हैं। जो व्यक्ति हष्ट-पुष्ट होते हैं उनको अरस्तु ने दास बताया है। जो व्यक्ति पतले होते हैं उनको अरस्तु ने स्वामी बताया है। क्योंकि स्वामी को बौद्धिक बल की आवश्यकता होती है और जिन्हें दास बनाया गया है उनको शारीरिक बल की आवश्यकता होती है। इस तरह बौद्धिक असमानता और शारीरिक अक्षमता के आधार पर दास स्वामी संबंध प्रारंभ हुआ। आगे अरस्तु ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जो लोग शारीरिक सेवाएं करने का कार्य करते हैं और अपनी सेवाएं अर्पित कर श्रेष्ठ उत्पादन करते हैं, वे सब प्रकृतिवश दास हैं। उनके लिए उचित है कि वे स्वामी द्वारा शासित हों। अरस्तु के शब्दों में कहें तो यदि वह दूसरे की संपत्ति बनने के योग्य है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे की संपत्ति बनने के योग्य है तो वह प्रकृतिवश दास है। दूसरा जो चित्त स्थापित किया है अरस्तु ने वो है दास प्रथा स्वामी एवं दास दोनों पक्षों के लिए उपयोगी है। अरस्तु ने कहा कि दासता स्वामी और दास दोनों के लिए आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि एवं विवेक संपन्न व्यक्तियों को राजकार्य एवं बौद्धिक एवं नैतिक गुणों के विकास के लिए समय और विश्राम की आवश्यकता होती है। यह अवकाश उन्हें तभी मिल पाता है जब उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई दास श्रम करे। और स्वामी के साथ साथ दास के दृष्टिकोण से भी ये प्रथा अरस्तु ने उचित बताई है। कहा कि दास निर्बुद्धि एवं अयोग्य होता है, लेकिन स्वामी के साथ रहते रहते आत्म संयम और विवेक के गुणों को समझने का उसको अवसर मिलता है। इसलिए अरस्तु ने
दासता को स्वामी और दास दोनों के लिए उचित बताया है। तीसरा जो तर्क दिया है अरस्तु ने वो है दासता को नैतिक बताया है। अरस्तु नैतिक दृष्टि से भी दासता को आवश्यक मानता है। उनका मत है कि स्वामी तथा दासों के नैतिक स्तर में भेद होता है। स्वामी गुणी होता है, दास गुणहीन होता है। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि दास के प्रति स्नेहपूर्वक और दयालु रहे तथा दास का काम है स्वामी की आज्ञा का पालन करे। तीसरा जो तर्क दिया है, चौथा तर्क, वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग है दासता। अरस्तु ने कहा कि यूनानी जगत में दासता प्रचलित थी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का एक अंग बन गई थी, क्योंकि यूनान में दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था और सारी अर्थव्यवस्था उन्हीं पर टिकी हुई होती थी, क्योंकि यूनान में दासों को खरीदा और बेचा जाता था। पांचवा जो तर्क दिया है, उन्होंने कहा कि दासता संपूर्ण समाज के हित में है। अरस्तु दासता को संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक तथा हितकर समझता है, क्योंकि उनके अनुसार कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों को घरेलू कार्यों से मुक्ति मिल जाती है और वो एकाग्रचित्त होकर समाज हित के कार्यों में लग सकते हैं। अगला जो औचित्य बताया है छठा, वो बताया है युद्ध का आधार। दासता को अरस्तु ने युद्ध का आधार बताया है। युद्ध में पराजित व्यक्ति को अरस्तु द्वारा दास बनाने के पक्ष में है। वह विजेता पर इस बात का निर्णय लेने के लिए छोड़ देता है कि पराजित व्यक्ति को दास बनाया जाए या नहीं। इस प्रकार वह वैधानिक दासता की संज्ञा देता है और साथ में ये भी कहता है कि यूनानी लोगों को युद्ध में पराजित होने पर भी दास नहीं बनाया जाए। अरस्तु दासता के दो प्रकार बताता है, स्वाभाविक दासता और वैधानिक दासता। स्वाभाविक दासता, जो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि, अकुशल एवं अयोग्य होते हैं, वे स्वाभाविक दास होते हैं। अरस्तु के अनुसार कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही दास होते हैं। दूसरा जो प्रकार उन्होंने बताया है वो बताया है वैधानिक दासता। वैधानिक दास कौन से होते हैं? जो युद्ध में पराजित होकर बंदी बनाकर लाए जाते हैं, उन लोगों को जो दास बनाया जाता है, उस प्रकार की दासता को वैधानिक दासता कहते हैं। दास प्रथा के बारे में अरस्तु द्वारा कुछ मानवीय व्यवस्थाएं भी दी गई हैं, जिसको अपन एक एक करके देखेंगे। पहला, दासता प्राकृतिक है, न कि वंश परंपरा पर आधारित। अरस्तु के अनुसार दास की संतान गुणवान और स्वामी की संतान निकम्मी हो सकती है, तो जो व्यक्ति दास होते हुए भी योग्य और बुद्धिमान है, उनको मुक्त कर देना चाहिए। दूसरी व्यवस्था दी है, दास के प्रति किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए। तीसरा, स्वामी को दास को ये वचन देना चाहिए कि वे अच्छा कार्य करेंगे तो उनको मुक्त कर दिया जाएगा। चौथा, स्वामी को अपने दासों से केवल वही कार्य करवाने चाहिए जिनको करने में उनकी क्षमता हो। पांचवी, स्वामी का कर्तव्य है कि दास की भौतिक और शारीरिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। अरस्तु छठवीं, दासों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, वह आवश्यकता अनुसार ही दास को रखना चाहिए। सातवीं, दास को स्वामी को अपनी मृत्यु के समय दासों को मुक्त कर देना चाहिए। आठवीं, समस्त दासों को अपने सम्मुख स्वतंत्रता का अंतिम ध्येय रखना चाहिए। कुछ विचारकों ने अरस्तु के दासता के सिद्धांत की आलोचना की है। अरस्तु के राजनीतिक चिंतन में जो भी विचार दिए गए हैं, उनमें दासता संबंधी विचार ही ऐसे हैं जिनकी आलोचना की जाती है, उनको त्याज्य माना जाता है।
ये दासता के विचार के कारण ही अरस्तु आलोचना के पात्र हो जाते हैं। आलोचकों ने उन्हें अमानवीय, संकीर्ण, क्रूर, यूनानी पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यक्ति की संज्ञा दी, क्योंकि दासता न तर्कसंगत है, न वैज्ञानिक है, न परोपकारी है, न ही कल्याणकारी। दासता को आवश्यक मानना समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। और अरस्तु दार्शनिक या वैज्ञानिक की भांति नहीं, यूनानी की भांति व्यवहार करता है और दासता का सिद्धांत देता है। इसलिए अनेक विचारकों ने दासता के सिद्धांत की आलोचना की है।